हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में अपन ने एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 1 to 8 कंप्लीट कर लिए थे। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रूव दैट डिटर्मिनेंट ऑफ b प्लस सी ए प्लस बी ए, सी प्लस ए बी प्लस सी बी, ए प्लस बी सी प्लस ए सी इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। ये अपने को क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है ना, टू प्रूफ लिखा हुआ है, हिंदी में क्या लिखोगे, सिद्ध करना है। तो बेटा देखो, एक चीज तुम लोग जानते हो कि यार ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल होता है ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो तुम लोगों को पता है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए के। ठीक है, 9th क्लास में तुम लोगों ने पढ़ रखा है। एक कंडीशन और होती थी, बता देता हूं एक्स्ट्रा में, कि अगर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 के इक्वल हो जाए, क्या हो जाए, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 के इक्वल हो जाए, मतलब ये ब्रैकेट 0 हो जाए, तो 0 इंटू समथिंग क्या हो जाएगा, 0। तो ये सारा ही 0 हो जाएगा, तब क्या होगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू 0, और मतलब इक्वल में क्या हो जाएगा 0, फिर माइनस 3abc को इस साइड में लाओगे तो प्लस 3abc हो जाएगा। तब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc होता है। कब होता है, जब a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 के इक्वल हो जाए, और नहीं तो क्या होगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। चलो ठीक है, अपन तो अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले जो डिटर्मिनेंट्स अपने को गिवन है उसको मैं किसके इक्वल मान लेता हूं, डेल के इक्वल। तो डेल इक्वल टू क्या हो गया, b प्लस सी सी प्लस ए प्लस बी, फिर a प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस ए बी और सी। तो कैसे सोल्व करोगे, सबसे पहले एक बार देखोगे कि किसी भी एक रो में या किसी भी एक कॉलम में क्या हो जाए, सारे के सारे एलिमेंट सेम हो जाए। यही करते थे अपन पहले के जो क्वेश्चंस हैं, उसमें मैंने क्या बताया था कि कैसे भी करो कि क्या बन जाए, 1 1 1 बन जाए। और 1 1 1 कब बनेगा, जब किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम के सारे एलिमेंट सेम हो जाए। तो वही मेरा टारगेट है। देखो, तो उसके लिए क्या करते थे, पहले तीनों कॉलम्स को ऐड करते थे, फिर तीनों रो को ऐड करते थे, फिर उसके बाद में देखते थे 2 कॉलम्स और 2 रो को ऐड करके कैसे भी करके अपन अपना जुगाड़ देखते थे। तो देखो, सबसे पहले देखो बेटा, अगर मैं तीनों कॉलम्स को ऐड कर दूं, ध्यान देना, अगर मैं तीनों कॉलम्स को फर्स्ट सेकंड और थर्ड कॉलम्स को ऐड करता हूं तो देखिए क्या बनता है, क्या बन रहा है। देखो, a और a 2a, b और b 2b और c, मतलब क्या बन रहा है, 2a प्लस 2b प्लस c बन रहा है। फिर इनको ऐड करोगे तो क्या बनेगा, देखते हैं, c और c 2c, b और b 2b और a, क्या बनेगा, a प्लस 2b प्लस 2c। तो यहाँ बन रहा है 2a प्लस 2b प्लस c, और यहाँ बन रहा है a प्लस 2b प्लस 2c। तो ये दोनों तो इक्वल नहीं है और इक्वल नहीं है, तो फिर अपन तीनों के तीनों कॉलम्स को ऐड नहीं करेंगे। देखो, अगर तुम लोगों ने ध्यान से देख लिया होगा तो क्वेश्चन तुम्हारे माइंड में सेट हो चुका होगा और तुम लोगों को पता भी लग गया होगा कि अपन कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। देखो, यहाँ क्या लिखा हुआ है बेटा, b प्लस सी लिखा हुआ है, दिख रहा है b प्लस सी, और यहाँ क्या लिखा हुआ है a। तो देखो, a प्लस बी प्लस सी, अगर मैं फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम को ऐड कर दूं तो a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। ऐसे देखो, a प्लस बी प्लस सी, समझ रहे हो, इन दोनों को ऐड करके चेक कर रहा हूं, एक तो कॉलम फर्स्ट और एक कॉलम थर्ड को, और ऐसे इन दोनों को ऐड करोगे तो a प्लस बी प्लस सी। देखो, b प्लस सी था, a की कमी थी, a ये रहा, c प्लस ए था, b की कमी थी, b ये रहा, a और b था, c की कमी थी, c ये रहा। मतलब इन दोनों को ऐड कर दोगे तो a प्लस बी प्लस सी बन जाएगा। और तुम्हारे को a प्लस बी प्लस सी चाहिए भी यार, क्यों, क्योंकि ये प्रूफ होगा तभी तो ये प्रूफ होगा ना। तो क्या होगा, देखो, a प्लस बी प्लस सी मिल जाएगा, उसके बाद में ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और उसको अपन क्या लिखेंगे, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। तो एक तो क्या प्रॉपर्टी आ गई अपने पास में कि मैं c1 में चेंज कर रहा हूं, और क्या चेंज कर रहा हूं, c1 प्लस c3 कर रहा हूं। और भी देखो, और भी तरीके थे, यहां से ध्यान देना। अगर तुम लोग फर्स्ट रो, सेकंड रो और थर्ड रो तीनों को ऐड कर दो तो क्या बन रहा है। देखो, अगर तीनों को ऐड करोगे तो b और b 2b, a और a 2a और c और c 2c, मतलब 2a प्लस 2b प्लस 2c बन रहा है। तो 2a प्लस b प्लस c ये बनेगा यहाँ पे। ऐसे इन तीनों को ऐड करोगे तो भी क्या बनेगा, 2a प्लस b प्लस c, और ऐसे यहाँ पे तीनों को ऐड करोगे तो यहाँ तो क्या आएगा, a प्लस b प्लस c आएगा।
ए प्लस बी प्लस सी। उसके बाद में क्या होगा, ठीक है, उसके बाद में क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी को कॉमन निकाल लेंगे, कॉमन निकाल लेंगे तो वो तो बाहर आ जाएगा और क्या बचेगा 2 और यहाँ ए प्लस बी बाहर आएगा तो क्या बचेगा 1। समझने वाले समझ रहे होंगे जिन्होंने पहले के क्वेश्चन अच्छे से पढ़ रखे हैं। उसके बाद में क्या होगा, अब देखो यहाँ 2 आ गया, यहाँ 2 आ गया, यहाँ 1 आ गया, तो दुख ही नहीं होना कि यार 1 1 1 नहीं है, कोई बात नहीं, आराम से 0 बना सकते हो ना। अब कैसे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर दोगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, और ऐसे इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर दोगे तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ऐसा नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, ये जो 2 लिखा हुआ है 2, इसमें से इसको माइनस कर देना 0 हो जाएगा। ये जो 2 लिखा हुआ है इसमें से इसको 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर देना 0 हो जाएगा। कैसे भी कर सकते हो, उसके बाद में 2 0 बनाना इजी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो तुम्हारे पास में यहाँ पे 2 तरीके हो सकते थे, एक तो क्या कि अपन फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम को ऐड कर दें, और दूसरा क्या अपन तीनों की तीनों रो को ऐड कर दो, मतलब R1 में चेंज कर दे, R1 प्लस R2 प्लस R3, जैसे तुम्हारी मर्जी वैसे सोल्व कर लेना। तो अभी देखो C1 में चेंज कर रहा हूँ, C1 प्लस C3, पता लग रहा है कि यार A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C और A प्लस B प्लस C इस तरीके से बनेगा। तो डेल इक्वल टू क्या आएगा, देखो A प्लस B प्लस C, यहाँ a प्लस बी और यहाँ a, इन दोनों को ऐड नहीं कर सकता था यार, क्यों, a और a 2a प्लस बी बनता, b और b 2b प्लस c बनता, मतलब कुछ अलग ही आता, ठीक है। अभी देखो इन दोनों को ऐड करोगे तो वही a प्लस b प्लस c, फिर b प्लस c और फिर b, यहाँ भी इन दोनों को ऐड करोगे तो a प्लस b प्लस c प्लस a और c आ गया। क्लियर मेरी बात। उसके बाद देखो अब क्या करोगे बेटा, a प्लस बी प्लस सी को कॉमन निकालोगे और क्या करोगे, a प्लस बी प्लस सी आ रहा है फर्स्ट कॉलम में, तो क्या करो इसको कॉमन निकाल लो। तो डेल इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी को कॉमन निकालो तो क्या बनेगा 1 1 1, बस यही चाहिए था। फिर क्या बचेगा, a प्लस बी प्लस सी सी प्लस ए। सेकेंड कॉलम में a प्लस बी प्लस सी प्लस ए। थर्ड a b एंड c। अब क्या करो, अब तो 2 0 बढ़ा दो, कैसे भी बढ़ा सकते हो, कोई भी 2 एलिमेंट्स को 0 बढ़ा दो। कैसे बढ़ाओगे, देखो एक तो मैं इसको बढ़ा देता हूँ और एक इसको बढ़ा देता हूँ, तो मतलब एक तो C1 वाले को, वो सॉरी अब R1 में बात हो रही है तो R1 में से क्या माइनस कर दूँ, R1 में से R2 को माइनस कर देता हूँ, और एक R2 में चेंज कर देता हूँ R2 माइनस R3। समझ गए होंगे कि इस R1 वाली में से R2 को माइनस करूंगा तो यहाँ 0 बढ़ जाएगी, और R2 में से R3 को माइनस करूंगा तो यहाँ 0 बढ़ जाएगी। ध्यान रखना R2 माइनस R1 नहीं कर सकते थे, क्यों, क्योंकि R1 में ऑलरेडी चेंज हो चुका। तो डेल देखते हैं क्या आएगा, ये तो समझ में आ रहा होगा अब तो बहुत सिंपल वे में, a प्लस बी प्लस सी। यहाँ क्या होगा, देखो R1 माइनस R2 करोगे तो 1 माइनस 1 तो 0, ऐसे a प्लस बी, इसमें से माइनस करोगे R2 वाले को मतलब B प्लस सी को, तो माइनस का ही B और माइनस का C, B से B कट जाएगा और क्या बचेगा A माइनस सी। उसके बाद में यहाँ बचेगा A माइनस बी। समझ गए ना, A माइनस बी क्यों, क्योंकि A माइनस बी। ऐसे देखो R2 माइनस R3 करोगे तो 1 माइनस 1 0, B प्लस सी, इसमें से माइनस करेंगे इसको तो माइनस का C माइनस का A, C से C कट जाएगा तो B माइनस A बनेगा, और ऐसे B माइनस C, यहाँ 1 C प्लस ए और C। क्लियर, समझ में आ गया होगा। अब क्या कर दो, अब तो इस 1 के अलोंग एक्सपेंड कर दो, तो डेल इक्वल टू देखो a प्लस बी प्लस सी, इस 1 के अलोंग एक्सपेंड करोगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। समझ में आ रहा है, ठीक है ना, एग्जाम में मत कर देना, फिर से बता रहा हूँ ना, पहले भी बताया था। अब क्या होगा, देखो 1 लोगे तो 1 के अलोंग एक्सपेंड करोगे तो इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई, मतलब a माइनस सी मल्टीप्लाई होगा b माइनस सी से, माइनस, अरे समझ गए ना, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए, a माइनस सी इंटू बी माइनस सी, माइनस a माइनस बी इंटू बी माइनस ए माइनस बी इंटू बी माइनस ए। इसको सोल्व कर दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो देखो ये तो सब कुछ समझ में आ ही गया होगा तुम लोगों को। तो डेल इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, उसके बाद देखो a माइनस सी को b माइनस सी से मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, सबसे पहले a को b से करने पर ए बी माइनस ए सी, समझ गए, a को c से करने पर ए सी, फिर c को b से करोगे तो माइनस बी सी, और फिर माइनस सी को माइनस सी से करोगे तो प्लस सी स्क्वायर, ये आ गया। फिर माइनस का साइन और इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो a को b से करने पर ए बी, उसके बाद में a को a से करने पर a स्क्वायर नेगेटिव, उसके बाद माइनस बी को माइनस बी से करने पर माइनस का बी स्क्वायर,
और फिर माइनस बी को माइनस ए से करने पर प्लस का ए बी, ये तो आ रहा होगा। उसके बाद देखो बेटा क्या होता, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये तो माइनस का, ये प्लस का, ये प्लस का और ये माइनस का, यही आएगा। देखो क्या बन रहा है, डेल इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, उसके बाद में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, उसके बाद देखो ए बी और माइनस ए बी, ये तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या बचेगा, माइनस ए बी एक बच जाएगा, माइनस बी सी और माइनस सी ए या ए सी। तो ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये किसका फॉर्मूला होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। क्लियर मेरी बात, तो ये समझ में आ गया होगा। देखो एक बात और बताऊं तुम लोगों को, मान लो कुछ ऐड वगैरह करने पर कुछ नहीं होता, ठीक है, कुछ भी नहीं होता, मतलब अपन इन दोनों को ऐड करते तो भी सेम वैल्यू नहीं बन रही थी, इन तीनों रो को ऐड करने पर भी मान लो सेम वैल्यू नहीं बन रही थी, तो अपन क्या करते, तब अपन क्वेश्चन को इजी बनाने की कोशिश करते हैं, ये टारगेट होता है, अपन क्वेश्चन को इजी बनाने की कोशिश करते, तब अपन पता है क्या करते हैं, ध्यान देना मेरी बात को कि यार यहाँ ए प्लस बी लिखा हुआ है या ए लिखा हुआ है, या बी प्लस सी लिखा हुआ है या बी लिखा हुआ है, या सी प्लस ए लिखा हुआ है या सी लिखा हुआ है, तो अगर मैं इसमें से इसको माइनस कर दूं, मतलब फर्स्ट सेकंड कॉलम में से थर्ड कॉलम को माइनस कर दूं, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, ए कट जाएगा भाई, ए प्लस बी में से ए को माइनस करोगे तो ए कट जाएगा, बी प्लस सी में से बी को माइनस करोगे तो बी कट जाएगा, और सी प्लस ए में से सी को माइनस करोगे तो सी कट जाएगा, और क्या बचेगा, केवल बी सी ए बच जाएगा, ए बी सी तो कट जाएगा, मतलब ये तो कैंसिल हो जाता, क्यों, ए बी सी से ए बी सी वाला तो कैंसिल हो जाता, बी सी ए बन जाता। क्लियर मेरी बात। और उसके बाद में मैं पता है क्या करता, उसके बाद में देखो बी प्लस सी यहाँ बनता और बी यहाँ, सी प्लस ए यहाँ था और सी यहाँ था, ए प्लस बी यहाँ था और ए यहाँ था, तो फिर मैं फर्स्ट कॉलम में से इसको माइनस करता, क्यों, यहाँ बी सी ए आता ना, तो उसके बाद में मैं इसको माइनस करता, तो क्या कट जाता, बी सी ए कट जाता और सी ए बी बना हुआ रहता है यहाँ पे, और फिर उसके बाद में मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करता और फिर क्वेश्चन सोल्व हो जाता। समझ में आ रही है मेरी बातें, मैं क्या बोल रहा हूँ। अभी तो अपने पास में क्या था कि यार फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम को ऐड करते ए प्लस बी प्लस सी मिल रहा था, और अपन अगर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बात करें तो अपने को ए प्लस बी प्लस सी की रिक्वायरमेंट भी थी। क्लियर, तो क्वेश्चन नंबर 9 तुम लोगों को समझ में आ ही गया होगा। इसके बाद में अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। एक डिटर्मिनेट गिवन है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर, और इसे डिटर्मिनेट की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है। तो मैंने डिटर्मिनेट को किसके इक्वल मान लिया, डेल के इक्वल मान लिया। देखो स्टूडेंट्स, इस डिटर्मिनेट को अगर तुम लोग डायरेक्टली सॉल्व करोगे ना तो वो ज़्यादा इजी रहेगा, ठीक है, प्रॉपर्टीज को अप्लाई करने के अलावा, ठीक है ना, प्रॉपर्टीज को अप्लाई नहीं करते हुए अगर तुम लोग डायरेक्टली सॉल्व करते हो तो वो ज़्यादा इजी रहेगा। फिर भी देखो डेल इक्वल टू, ये तो करना है ही तुम लोगों को कि यार 1 स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है और 3 का स्क्वायर 9 होता है। 2 का स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16 और 5 स्क्वायर 25। कैसे सोल्व करना है, किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलॉन्ग एक्सपेंड कर देना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। दूसरा देखो, अपन कोशिश करते हैं 2 जीरो बनाने की, तो बन सकता है ना यार। यहाँ देखो, यहाँ 1 लिखा हुआ है 1, और 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो, ठीक है ना, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो वही नंबर आ जाएगा। जैसे यहाँ 4 लिखा हुआ है तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर दूंगा तो यहाँ 0 बन जाएगा। यहाँ 9 लिखा हुआ है तो इस 1 को 9 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर दूंगा तो वहाँ 0 बन जाएगा। 2 जीरो बन जाएंगे, 2 जीरो बनते ही अपना सोल्यूशन आ जाएगा। तो क्या करें, देखो सबसे पहले तो मैं कॉलम सेकंड में चेंज करता हूँ, और कॉलम सेकंड में क्या चेंज कर रहा हूँ कि कॉलम सेकंड में से माइनस कर रहा हूँ, किससे मल्टीप्लाई करके, इसको 4 से मल्टीप्लाई करके, किसको, कॉलम फर्स्ट को। और फिर मैं कॉलम थर्ड में चेंज कर रहा हूँ। कॉलम थर्ड में क्या चेंज कर रहा हूँ यहाँ पे कि कॉलम थर्ड में से माइनस कर रहा हूँ, किसको माइनस कर रहा हूँ, इसको मल्टीप्लाई करके, किससे, 9 से। क्यों, 9 है तो 9 इंटू 9 माइनस 9 क्या होगा, 0, तो 9 इंटू C1, ठीक है। तो करो, देखो डेल देखते हैं क्या आएगा। तो डेल इक्वल टू कॉलम फर्स्ट तो एज इट इज 1 4 9, उसके बाद यहाँ 4 लिखा हुआ है, इसको किससे मल्टीप्लाई करके, 4 से मल्टीप्लाई करके माइनस करोगे। अरे इसको पहले 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 4 हो गया, 16 हो गया, 36 हो गया, ऐसे समझ लो। तो 4 माइनस 4 करोगे 0, इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 16, और फिर 9 माइनस 16 करोगे तो -7,
ठीक है, और 16 माइनस 9 इंटू 4, 9 इंटू 4 होता है 36, और 16 माइनस 36 करोगे तो -20। ऐसे देखो यहाँ 9 लिखा हुआ है, यहाँ 1 लिखा हुआ है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं अब 9 से। अरे C3 में क्या चेंज कर रहे हैं, C3 माइनस 9 इंटू C1, C3 का मतलब तो कौन है 9, और माइनस 9 इंटू C1, C1 का मतलब कौन है 1, तो 9 माइनस 9 क्या होगा 0। ऐसे देखो 16 माइनस 9 इंटू 4, तो 9 4 जो 36, और 16 माइनस 36 क्या होता है -20, 16 माइनस 36 क्या होगा -20। और ऐसे 25 में से माइनस करोगे, क्या माइनस करोगे 9 इंटू 9, अरे 9 से मल्टीप्लाई करके, तो 9 9 जा 81, 25 माइनस 81 होता है बेटा -56। ठीक है, माइनस करके देख लेना, 11 में से 5 गया तो 6, और 7 में से 2 गया तो 5। तो ये तो तुम लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि यहाँ पे 4 था, इसलिए मैंने इसके एलिमेंट्स को 4 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दिया, और ऐसे यहाँ 9 था तो इसके एलिमेंट्स को 9 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दिया। अब तो क्या करना है, अब तो 1 क्या लॉन्ग एक्सपेंड करना है, कर दो। डेल इज इक्वल टू एक्सपेंड करने का मतलब 1 क्या लॉन्ग का मतलब समझ गए ना, R1 क्या लॉन्ग करेंगे, R1 में कैसे करोगे यार, 1 को लिया, 1 को लेंगे तो फिर क्या बचेगा देखते हैं, तो ये कैंसिल और ये कैंसिल, समझ में आ गया, ये कैंसिल और ये कैंसिल, -7 -20 और -56 बचेगा, तो -7 तो -56 से मल्टीप्लाई होगा, तो -7 को -56 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7 6 42, ठीक है 392 हो गया, 7 ठीक है 42, ठीक है 4 और 7 पंजे 35 और 4 39, ठीक है बिल्कुल 392 हो गया। प्लस का क्यों, क्योंकि माइनस माइनस है प्लस, उसके बाद में किसका साइन, माइनस का साइन, और फिर क्या होगा -20 इंटू -20 होगा, तो -20 होता है +400, समझ में आ गया होगा, माइनस माइनस तो प्लस, और 20 इंटू 20 क्या होता है 400 होता है, तो -400, वो +400 माइनस का साइन ऑलरेडी था। अगर मान लो या -400 होता, मतलब अगर ऐसा होता या माइनस का साइन नहीं होता तो क्या बनता है यहाँ पे -400, और फिर माइनस माइनस क्या लिखते हैं वहाँ पे प्लस लिखते हैं। उसके बाद देखो डेल इज इक्वल टू -8 आ गया आंसर, और क्या है 1 का कोई मतलब नहीं, 392 में 400 गए तो कितना बचेगा, माइनस का 8 बचेगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो अपना क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया। इसके बाद में अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। If omega is a cube root of unity, then find the value of 1 omega cube omega square, omega cube 1 omega omega square omega and 1। अपने को इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है, और यहाँ ओमेगा क्या है, ओमेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, मतलब इकाई का घनमूल है। तो सबसे पहले मैंने इस डिटर्मिनेंट को किसके इक्वल मान लिया, डेल के इक्वल मान लिया। अब समझते हैं यार ये वास्तव में ओमेगा क्या है। तुम लोगों ने देखो लास्ट ईयर पढ़ा था चैप्टर नंबर 5 में कि 1 का जो क्यूब रूट होता है, 1 का क्यूब रूट होता है, एक टॉपिक आया था अपने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, इकाई के घनमूल। उस टाइम पे मैंने बताया था कि 1 के 3 क्यूब रूट होते हैं, कौन, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पे ओमेगा क्या होता था, ओमेगा के बारे में बताया था मैंने, -1 + √3 आयोटा अपॉन 2, और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती थी -1 - √3 आयोटा अपॉन 2। तो अपन ने पढ़ा था कि 1 के क्यूब रूट मतलब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 3 होते हैं, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। वहां पे देखो मैंने तुम लोगों को 2 बातें बताई थी, और वो 2 बातें यहाँ पे अपने काम में आएंगी, ठीक है, कि एक तो ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है, एक तो ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है, और दूसरी मैंने 1 + ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 बताया था। क्या बताया था मैंने कि ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 होता है, और दूसरा 1 + ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। अगर किसी को ये पता नहीं है या भूल गया या फिर पढ़ना चाहता है इसके बारे में, तो मैं एक लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो तुम लोग वहां से देख लेना वीडियो, ठीक है ना। वहां पे मैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का जो वीडियो है अपना चैप्टर नंबर 5 का, उसका लिंक डाल दूंगा, तो तुम लोग देख लियो, ठीक है। तो ये बाकी कोई दिक्कत नहीं है, अगर तुम लोगों को ये 2 बातें भी याद है ना, ये 2 बातें भी याद है, तो अपने पूरी 12th क्लास में कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्या कि एक तो ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है, और दूसरा 1 + ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ओमेगा क्यूब लिखा हुआ है, यहाँ भी ओमेगा क्यूब लिखा हुआ है। तो सबसे पहला काम क्या है मेरा कि मैं ये ओमेगा क्यूब लिखा हुआ है इसको मैं कितना बना देता हूँ, 1 बना देता हूँ। क्यों, क्योंकि ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1, तो 1 फिर ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 ओमेगा स्क्वायर, फिर ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 और फिर ओमेगा, उसके बाद ओमेगा स्क्वायर ओमेगा और 1 हो गया, ठीक है। यहाँ मैंने क्या किया, यहाँ मैंने ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 लिख दी। अब देखो क्या है, अब तो 2 जीरो बहुत ही जीवे में बन रही है यार। कैसे,
मान लो तुम लोग फर्स्ट कॉलम में से सेकंड को माइनस कर देते हो, फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर देते हो तो क्या बनेगा, देखो 1 - 1 यहाँ 0 बन जाएगा और 1 - 1 यहाँ भी 0 बन जाएगा और यहाँ ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा आएगा, तो अपन फिर बाद में एक्सपेंड कर देंगे, 2 0 बन जाएंगे ना। चाहो तो ऐसे भी कर सकते थे, R1 - R2 कर देते तो भी 1 - 1 0 और 1 - 1 0, बहुत ईजी है अब तो क्या कर रहा हूँ देखो, मैं कॉलम फर्स्ट में चेंज कर रहा हूँ, क्या कॉलम फर्स्ट माइनस कॉलम सेकंड, ऐसा करोगे तो डेल क्या होगा, देखो 1 - 1 0, फिर 1 - 1 फिर से 0 और ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, यहाँ क्या आएगा ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, उसके बाद तो 1 1 ओमेगा 1 1 ओमेगा और उसके बाद ओमेगा स्क्वायर ओमेगा एंड 1। अब क्या करोगे, अब एक्सपेंड कर दो अलोंग C1, ठीक है ना, क्या लिखोगे हिंदी में, C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, ऑन एक्सपेंडिंग अलोंग C1। अब C1 के अलोंग एक्सपेंड करोगे तो ये 0 ये 0, किसके अलोंग करोगे, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा के, तो डेल इक्वल टू क्या आएगा, देखो ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, ठीक है, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा के अलोंग करोगे तो ये कैंसिल और ये कैंसिल, केवल ये बचेगा, ठीक है, तो 1 को ओमेगा से मल्टीप्लाई करने पर तो ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करने पर ओमेगा स्क्वायर। समझ में आ गई मेरी बात, ये ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा लोगे तो फिर ये कैंसिल हो जाएगा, 1 × ओमेगा ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, मल्टीप्लाई करो इसको, तो डेल इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा से करने पर ओमेगा क्यूब, फिर ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा स्क्वायर से करने पर ओमेगा की पावर 4, उसके बाद माइनस ओमेगा को वो ओमेगा से करने पर माइनस ओमेगा स्क्वायर और माइनस ओमेगा को माइनस ओमेगा स्क्वायर से करने पर प्लस ओमेगा क्यूब, इन सब की वैल्यू रखो डेल। ओमेगा क्यूब की वैल्यू जानते हो 1 होती है, ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होती है 1, माइनस ओमेगा की पावर 4 की वैल्यू क्या होगी, ओमेगा की पावर 4, तो ओमेगा की पावर 4 क्या होगा बेटा, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा होगा, ओमेगा की पावर 4 क्या होगा, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा। अब बताओ ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी, तो ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1, तो 1 × ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा, जानते हो ना ओमेगा की पावर 4 की वैल्यू कैसे, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा। अब ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 तो 1 × ओमेगा, तो क्या आ गया ओमेगा आ गया, तो ये क्या हो गया ओमेगा की पावर 4 की वैल्यू ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर और प्लस ओमेगा क्यूब, तो प्लस ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1। अब देखो डेल इक्वल टू 1 और 1 कितना 2, ठीक है, 1 और 1 कितना हो गया 2। अब क्या बचा देखो माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो ध्यान दो अपन एक चीज जानते हैं कि 1 + ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0, 1 + ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। अब मान लो इधर तो 1 नहीं और इन दोनों को मैं उस साइड में ले गया, मतलब प्लस ओमेगा उस साइड में जाएगा तो माइनस ओमेगा और प्लस ओमेगा स्क्वायर उस साइड में जाएगा तो माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल हो गई, 1 के ही इक्वल हो गई, ठीक है ना। तो 1 और 1 तो 2 था और माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल है, +1 के इक्वल है, तो +1 और 2 + 1 कितना हो गया 3 हो गया, तो डेल की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। ये समझ में आ गया होगा, सिंपल सा क्वेश्चन था, बस तुम्हें क्या ध्यान रखना है कि ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 होता है और 1 + ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 होता है। क्लियर मेरी बातें, ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 रखी, माइनस किया 2 0 बन गई, एक्सपेंड किया माइनस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू रखी, डेल की वैल्यू 3 आ गई। इस तरीके से अपना क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट। स्टूडेंट्स इसके बाद में अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक डिटर्मिनेंट गिवन है a² bc ac + c², a² + ab b² ac ab b² + bc c², और इसको अपने को प्रूफ करना है 4a² b² c² के इक्वल। तो सबसे पहले मैंने जो डिटर्मिनेंट अपने को गिवन है उसको किसके इक्वल मान लिया, डेल के इक्वल मान लिया, और अब इसको मैं प्रूफ करने की कोशिश करूंगा। तो देखो थोड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। देखो क्या करना है यार, अपने आप सबसे पहला टारगेट क्या होता है कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम में 1 1 1 बन जाए, मतलब सेम एलिमेंट्स बन जाए जिसको अपन कॉमन निकाल ले, और कॉमन निकालने के बाद अपने को 1 1 1 मिल जाए जिससे अपना 2 0 बना ले, ये टारगेट होता है। लेकिन तुम्हारे को देखते ही पता लग रहा होगा कि यार चाहे तो इस तरीके से ऐड करो, मतलब चाहे तीनों रो को ऐड करो चाहे तीनों कॉलम्स को ऐड करो, यहाँ पे सेम एलिमेंट्स तो नहीं बनने वाले, ये देखते ही पता लग जाएगा तुम लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ऐड करोगे तो a² आएगा, इसमें b² a² आ रहा है, इसमें a² c² आ रहा है, तो ऐड करने पर तो काम नहीं बढ़ने वाला, ना ही दो लाइनों को ऐड करने पर काम बढ़ेगा। अगर तुम लोग क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देख लोगे ना, ध्यान से देख लोगे तो वही देखो, अब कहानी वही कि ठीक है यार वो 1 1 1 नहीं बन रहा, तो जितनी 0 हो सकती है उतनी 0
जीरो बनाने की कोशिश करते हैं, जितना इजी क्वेश्चन हो सकता है उतना इजी क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं। अब अपना टारगेट यही रहेगा सेकंड तो कि क्या कि यार 1 1 1 तो बन रहा नहीं है, तो क्वेश्चन को इजी बनाओ, ठीक है। और क्वेश्चन को इजी बनाने के बाद क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे। लास्ट ऑप्शन तो अपने पास एक्सपेंड करना ही रहता है ना। तो देखो यार ध्यान से देखोगे ना, तो यार यहाँ ए स्क्वायर लिखा हुआ है और यहाँ ए बी लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, यहाँ ए स्क्वायर और यहाँ ए बी, और यहाँ लिखा हुआ है बेटा ए स्क्वायर प्लस ए बी। तो मैं क्या करूं, मैं इन दोनों को ऐड करके, ध्यान से सुनना मेरी बात, इन दोनों को ऐड करके, किसको, फर्स्ट रो और थर्ड रो को ऐड करके, मतलब ए स्क्वायर और ए बी को ऐड करके इस सेकंड वाली में से माइनस कर दूं तो यहां जीरो बन जाएगा। क्लियर मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूं। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं कि ए स्क्वायर प्लस ए बी हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करने पर ए स्क्वायर प्लस ए बी, और फिर ए स्क्वायर प्लस ए बी को ए स्क्वायर प्लस ए बी में से माइनस कर दूंगा तो यहाँ क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। तो कम से कम एक जीरो तो बनेगा, और फिर उसके बाद देखेंगे आगे के स्टेप्स की यार क्या पोजीशन रहती है, उसके अकॉर्डिंग आगे सोल्व करेंगे। ऐसा नहीं चाहते तो इन दोनों को ऐड कर दो, बी स्क्वायर प्लस बी सी, और फिर इसमें से माइनस कर दो तो यहाँ जीरो बन जाएगा। और ऐसा भी नहीं चाहते तो इन दोनों को ऐड कर दो, सी स्क्वायर प्लस ए सी, और फिर इसमें से माइनस कर दो तो यहाँ जीरो बन जाएगा, ठीक है। तो एक जीरो तो अपन आराम से बना सकते हैं। अब दूसरी कहानी देखो, इस क्वेश्चन को और ध्यान से देखो, और ध्यान से देखोगे तो पता है तुम लोगों को कि यहाँ पे ए कॉमन आ रहा है, इस वाली लाइन में ए कॉमन आ रहा है। चेक कर लो चाहे तो कि यार ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस ए बी में से भी तो ए कॉमन आएगा ना। अरे ए स्क्वायर प्लस ए बी का मतलब क्या होता है, ए कॉमन लोगे तो ए प्लस बी, यही होता है। और यहाँ भी क्या है, ए बी है, मतलब ए यहाँ भी है, ए यहाँ भी है, और ए यहाँ भी है, तो इसमें से क्या कॉमन आएगा, ए। ऐसे देखोगे सेकंड कॉलम में से, तो सेकंड कॉलम में से क्या कॉमन आएगा, बी। क्यों, बी स्क्वायर प्लस बी सी में भी क्या होता है, बी होता है, तो बी प्लस सी बचेगा। और ऐसे यहाँ से क्या कॉमन आएगा, सी कॉमन आएगा, तो ए बी सी कॉमन आएंगे। और अपने को चाहिए भी ए बी सी चाहिए, ठीक है ना, ए इंटू बी इंटू सी अपने को चाहिए भी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर चाहिए, लेकिन ए बी सी तो मिलेगा। तो दोनों ऑप्शन है तुम्हारे पास कि चाहो तो पहले ऐड करके माइनस कर दो, और चाहो तो पहले कॉमन निकाल लो। मैंने एक बात बता रखी है तुम लोगों को कि अगर कुछ कॉमन मिल रहा है तो सबसे पहले कॉमन निकालना, वो ज्यादा बढ़िया रहेगा। तो देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैं C1 में से तो A कॉमन ले रहा हूं, C2 में से B कॉमन ले रहा हूं, और C3 में से C कॉमन ले रहा हूं। अगर ऐसा करूंगा तो इसमें से A कॉमन लेऊंगा तो यहाँ A, इसमें से A कॉमन लोगे तो A प्लस B बचेगा, समझ गए ना। यहाँ से A गया तो A, और यहाँ से A गया तो B, तो A प्लस B, और AB में से A गया तो क्या बचेगा, B। ऐसे ही BC में से B गया तो C, B स्क्वायर में से B गया तो B, और B स्क्वायर प्लस BC में से B गया तो क्या बचेगा, B प्लस C। ऐसे ही AC प्लस C स्क्वायर में से A प्लस C, यहाँ A और यहाँ C। अब वही प्रोसेस, दो को ऐड करके माइनस करो, तो किसी को भी चाहे तो इन दोनों को ऐड करके इसमें से माइनस कर दो, इन दोनों को ऐड करके इसमें से माइनस कर दो, या इन दोनों को ऐड करके इसमें से माइनस कर दो। मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों को ऐड करके, A और C को ऐड करके, ठीक है। A किस में, R2 में, C किस में, R3 में, और A और C को ऐड करके किस में से माइनस कर रहा हूँ, A प्लस C, मतलब R1 में से माइनस कर रहा हूँ। R1 में से क्या माइनस कर रहा हूँ, R2 और R3 को ऐड करके, मतलब R1 में चेंज कर रहा हूँ। क्या चेंज कर रहा हूँ कि R1 में से माइनस कर रहा हूँ, किसको माइनस कर रहा हूँ, R1 वो R2 प्लस R3 को, ठीक है। घबराना मत, इस तरीके से प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है कि कोई भी दो को ऐड करके और फिर तीसरे में से माइनस करना, ठीक है। क्या कर रहा हूँ मैं, इन दोनों को तो ऐड कर रहा हूँ, R2 प्लस R3, तो क्या बनेगा A प्लस C, और फिर उसको किस में से, R1 में से माइनस करता हूँ, R1 माइनस R2 प्लस R3। क्लियर। तो देखो डेल, ऐसा क्यों कर रहा हूं, समझ में आ गया होगा। इन दोनों को ऐड करके यहां भी माइनस कर सकते थे, और इन दोनों को ऐड करके यहां भी माइनस कर सकते थे। तो डेल इक्वल टू देखो ABC, तो ऐसे कैसे चेंज किस में कर रहे हो, R1 में चेंज कर रहे हो। क्या चेंज कर रहे हो, R1 में से माइनस कर रहे हो, क्या, इन दोनों का एडिशन, इन दोनों का एडिशन। तो देखो यहाँ R1 का मतलब A, इसमें से माइनस करेंगे क्या, इन दोनों का एडिशन, मतलब A प्लस बी प्लस बी, तो A प्लस बी कितने भी, 2B, तो A प्लस 2B, तो माइनस का A और माइनस का 2B, तो ये कट जाएगा और क्या बचेगा, माइनस का 2B बचेगा, ठीक है। ऐसे देखो इस R1 का मतलब C में से माइनस करेंगे इन दोनों का एडिशन, तो B और B, 2B प्लस C, तो 2B प्लस C, तो माइनस का 2B और माइनस का C से C कट जाएगा, माइनस का 2B आ जाएगा, और A प्लस C में से A प्लस C को माइनस करोगे तो यहाँ तो 0 आएगा, इसलिए तो माइनस कर रहे हैं। उसके बाद देखो A प्लस B, और फिर A, R2 और R3 तो ऐसे कैसे, B प्लस C
और फिर C। क्लियर? अब देखो, अब पता है एक बहुत अच्छी बात है, क्या इसमें से -2b को तुम लोग कॉमन निकाल सकते हो। देखो बन गया ना -2b और 0, और -2b को कॉमन निकालने पर यहाँ क्या बनेगा, 1 1 बन जाएगा, और 1 1 बनते ही अपन एक 0 बना देंगे। एक 0 ऑलरेडी अपने पास है और अपन एक्सपेंड कर देंगे। चाहो तो यहाँ भी डायरेक्ट कर सकते हो, इन दोनों को ऐड कर सकते हो, वो सॉरी माइनस कर सकते हो। -2b में से -2b को माइनस कर दोगे तो 0 बन जाएगा। या फिर क्या करो, देखो इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, -2b कॉमन आ रहा है। स्टार्टिंग किससे की थी यार अपन ने, क्वेश्चन को ईजी बनाने से, कि ठीक है 2 0 नहीं बन रही तो एक 0 बना दे। इसलिए मैंने क्या किया, इन दोनों को ऐड करके इसमें से माइनस किया, यहाँ एक 0 बन गई। लेकिन फिर उसी टाइम पे क्या मिला अपने को, यहाँ -2b और यहाँ -2b, मतलब इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, -2b कॉमन आ रहा है। तो ABC तो था ही, ABC, और क्या कॉमन आ गया, -2b कॉमन आ गया। -2b कॉमन ले लोगे तो यहाँ कितना, 1 1 0, यहाँ 1 1 0, ठीक है। उसके बाद देखो a प्लस बी b a, तो a प्लस बी b और a, उसके बाद b प्लस c और c, b प्लस c और c। अब क्या करो, अब एक 0 और बना दो, कहीं भी बना दो। जैसे यहाँ 0 बनाना चाहता हूं तो क्या कर दो, इसमें से इसको माइनस कर दो, मतलब C2 में से C1 को माइनस कर दो। तो मैं C2 में चेंज कर रहा हूँ, क्या चेंज कर रहा हूँ, C2 माइनस C1। तो डेल इक्वल टू क्या होगा, देखो माइनस का 2a इंटू b स्क्वायर c, तो 2 इंटू a b स्क्वायर c। समझ में आ गया ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर यहाँ क्या बनेगा, 1 a प्लस बी एंड b। उसके बाद 1 -1 करोगे तो 0, b और b में से माइनस करोगे a प्लस बी, तो माइनस का ये a माइनस का ये b से b कट जाएगा, माइनस का a बचेगा। और b प्लस c में से b माइनस करोगे तो क्या बचेगा, केवल c बच जाएगा। क्लियर? यहाँ बनेगा 0 a एंड c, बस एक्सपेंड कर दो, काम हो गया। तो -2ab स्क्वायर c तो था ही, यहाँ क्या लोगे 1, तो 1 क्या लोगे, एक्सपेंड करोगे, तो 1 क्या लोगे, एक्सपेंड करोगे तो देखो ये कैंसिल और ये कैंसिल, क्या बचेगा, -a को c से करने पर -ac, फिर माइनस का साइन, और फिर a को c से करने पर फिर से ac। ठीक है, बस प्रूफ हो गया। डेल इक्वल टू -2a स्क्वायर वो a b स्क्वायर c, -ac और -ac माइनस का 2ac। ठीक है, 1 तो मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 2ac आएगा, माइनस माइनस से प्लस से, 2 2 जा 4, a इंटू a स्क्वायर, b स्क्वायर, c इंटू c स्क्वायर। यही अपने को प्रूफ करना था। अच्छा क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना है। बाकी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम तुम लोगों को नहीं आई होगी। ठीक है, अगर फिर भी नहीं आया तो एक बार वीडियो को पीछे करके दोबारा से देखो, फिर भी नहीं आया तो एक बार खुद सॉल्व करो, और फिर भी नहीं आया तो तुम लोग मेरे को बता देना, मैं दोबारा से तुम लोगों को इस क्वेश्चन को समझा दूंगा। इसके बाद में अपने एक्सरसाइज 4.2 का लास्ट क्वेश्चन है, इफ इन द डिटर्मिनेट डेल, एक डिटर्मिनेट डेल गिवन है और डेल इक्वल टू है, देखो a1 b1 c1, a2 b2 c2, a2 b2 c2, a3 b3 और c3, ये एक डिटर्मिनेट गिवन है डेल। ठीक है, आगे बोल रहा है a1 b1 c1 आर कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट a1 b1 c1। क्या बोल रहा है, देखो गिवन में लिख रहा हूं ना, गिवन है, दिया हुआ है। एक तो ये बात दी हुई है, दूसरी क्या बात बोल रहा है, बोले कैपिटल A1 कैपिटल B1 कैपिटल C1, ये क्या है, आर कोफैक्टर ऑफ स्मॉल a1 स्मॉल b1 स्मॉल c1। कहने का मतलब ये जो स्मॉल a1 है इसका कोफैक्टर है a1, कोफैक्टर का मतलब समझ गए ना, सहखंड है। a1 b1 c1 स्मॉल a1 स्मॉल b1 स्मॉल c1 के सहखंड है, मतलब इसका कोफैक्टर है a1, इस b1 का कोफैक्टर है b1, इस c1 का स्मॉल c1 का कोफैक्टर है कैपिटल c1। ठीक है, कोफैक्टर का मतलब समझ गए ना, जैसे अपन a11 का कोफैक्टर f11 बोलते थे, वैसे यहाँ a1 का कोफैक्टर क्या बोल रहा है, ये स्मॉल a1 का कोफैक्टर बोल रहा है कैपिटल a1। आगे बोल रहा है देन प्रूव दैट, अपने को प्रूफ करना है, टू प्रूफ करना है डेल स्क्वायर इक्वल टू a1 b1 c1 कैपिटल a1 कैपिटल b1 कैपिटल c1, a2 b2 c2, a3 b3
और C3, ये अपने को प्रूफ करना है। छोटा क्वेश्चन है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। समझने की कोशिश करोगे तो समझ में आएगा। ध्यान रखना, इस पे बुक में हिंट भी दे रखे हैं, एग्जाम में हिंट नहीं आएंगे कहीं ऐसे समझ लो कि अच्छा एग्जाम में हिंट आ जाएगा अपन सोल्व कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो क्या बोल रहे हैं कि डिटर्मिनेट गिवन है डेल A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, और क्या बोल रहा है, बोले A1 का कोफैक्टर है कैपिटल A1, B1 का कोफैक्टर है कैपिटल B1 और C1 का कोफैक्टर है कैपिटल C1। यहां तक समझ में आ गया। तो अपने को प्रूफ करना है डेल स्क्वायर इक्वल टू A1 B1 C1। देखो ये डिटर्मिनेंट डेल के इक्वल थी और अपने को डेल स्क्वायर को इसके इक्वल लाना है। इसका मतलब समझ गए ये क्या है, ये कोफैक्टर्स के डिटर्मिनेट है, ठीक है ना, कोफैक्टर्स के डिटर्मिनेट। तो ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहले देखो मैं क्या कर रहा हूं प्रूफ में, सबसे पहले मैं इस डिटर्मिनेट को डेल डैश के इक्वल मान लेता हूं, किसी के भी इक्वल मान लो। मैंने एक डेल डैश डिटर्मिनेट मान ली, और वो डिटर्मिनेट क्या है, डिटर्मिनेट ऑफ कोफैक्टर्स, कोफैक्टर्स के डिटर्मिनेट है A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 और C3। क्लियर मेरी बातें। अब देखो कुछ एक क्वेश्चंस यूनिक क्वेश्चन होते हैं। यूनिक क्वेश्चंस का मतलब जिसके बारे में तुम्हारे को पहले थोड़ा बहुत ध्यान होना चाहिए, डायरेक्टली एग्जाम में आ जाते हैं तो उनको सोल्व करना मुश्किल हो जाता है। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ध्यान रखना, तुम्हारे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डेल को डेल डैश से। क्या करना पड़ेगा, डेल को डेल डैश से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सबसे पहले जो डिटर्मिनेंट जिसको प्रूफ करना है उसको डेल डैश के इक्वल मान लिया, और फिर डेल को डेल डैश से मल्टीप्लाई करना है। अब डेल को डेल डैश से मल्टीप्लाई करोगे तो देखो क्या आएगा, डेल का मतलब स्मॉल A1 B1 C1, यही तो है ना डेल। फिर उसके बाद A2 B2 C2 A3 B3 C3, और इसको मल्टीप्लाई करोगे डेल डैश। डेल डैश का मतलब कैपिटल A1 कैपिटल B1 कैपिटल C1 A2 B2 C2 A3 B3 और C3, ठीक है। अब देखो डेल इंटू डेल डैश, मैंने तुम लोगों को दो डिटर्मिनेंट्स को मल्टीप्लाई करना बताया था। दो डिटर्मिनेंट्स को मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हो कि या तो रो को कॉलम से मल्टीप्लाई कर दो या फिर रो को रो से मल्टीप्लाई कर दो, तुम्हारी मर्जी है। चाहो तो तुम लोग जो रो है उसको क्या करो, कॉलम से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब A1 A1 B1 A2 C1 A3, इस तरीके से कर दो। या फिर क्या करो, रो को रो से मल्टीप्लाई करो। देखो यहाँ को रो, यहाँ पे रो को रो से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, A1 A1 B1 B1 और C1 C1। तो मैं क्या कर रहा हूं, रो को रो से ही मल्टीप्लाई कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं, रो को रो से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो देखते हैं क्या आता है, ध्यान दो। सबसे पहले ये जो फर्स्ट रो है वो फर्स्ट रो से होगी, फिर सेकंड रो से, और फिर थर्ड रो से। समझना, बहुत अच्छे से समझना। सबसे पहले ये जो फर्स्ट रो है वो पहले फर्स्ट रो से, फिर सेकंड रो से, और फिर थर्ड रो से मल्टीप्लाई होगा। देखो अगर किसी को कंफ्यूजन हो ना, किसी को कंफ्यूजन हो मल्टीप्लाई करने में, तो इसको क्या करना है, इसका ट्रांसपोज करके फिर मल्टीप्लाई कर देना, जैसे तुम्हारे को पहले आता था ना उस तरीके से। मतलब फिर वो रो को कॉलम से कॉलम लेके मल्टीप्लाई कर देना, लेकिन उसके लिए पहले इसको क्या कर देना, उसका ट्रांसपोज ले लेना, ठीक है। या फिर समझ लो देखो कि ये जो रो है वो पहले इससे, फिर इससे और फिर इससे मल्टीप्लाई होगी। तो देखो कैसे, A1 B1 C1 को जब A1 B1 C1 से करोगे तो A1 A1 से होगा, तो A1 A1 छोटा A1 बड़ा A1, ठीक है। B1 B1 से होगा तो B1 B1, और फिर C1 C1 से होगा तो C1 C1, ठीक है। ऐसे ही अब ये इससे मल्टीप्लाई होगी सेकंड वाली से, तो A1 A2 A1 A2 B1 B2 प्लस B1 B2 और प्लस C1 C2 C1 C2, ऐसे ही होगा। और फिर क्या होगा, A1 B1 C1 इससे मल्टीप्लाई होगा, तो A1 A3 A1 A3 छोटा A1, फिर B1 B3 B1 B3 और फिर C1 C3। दिख रहा होगा यहाँ लिखा हुआ है C1 C3, ठीक है। A1 A3 प्लस B1 B3 प्लस C1 C3, ठीक है। उसके बाद देखो सेकंड रो में आ गए। सेकंड रो पहले फर्स्ट से, फिर सेकंड से और फिर थर्ड से, तो A2 A1 B2 B1 C2 C1 A2 A1 प्लस B2 B1 प्लस C2 C1। उसके बाद A2 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 B2 B2 C2 C2, समझ गए होंगे यार। फिर A2 A3 A2 A3
B2 B3 C2 C3, ठीक है। उसके बाद देखो अब थर्ड रो, पहले फर्स्ट से, तो A3 A1 प्लस B3 B1 प्लस C3 C1। उसके बाद ये थर्ड वाली सेकंड से, तो A3 A2 प्लस B3 B2 प्लस C3 C2। उसके बाद ये इससे, तो A3 प्लस B3 प्लस C3 इस तरीके से। क्लियर मेरी बातें, ठीक है। ये अपने को प्रूफ करना है डेल स्क्वायर इक्वल टू ये, ठीक है। तो इसको एक बार मैं रफ कर देता हूं, यहां तक समझ में आ ही गया होगा। अब देखो क्या आएगा, तो डेल इंटू डेल डैश। अब ध्यान देना, एक बात मैंने बता रखी है तुम लोगों को कि यार A11 F11 प्लस A12 F12 प्लस A13 F13 वो किसके इक्वल होता है? वो डिटर्मिनेंट की वैल्यू के इक्वल होता है, डेल के इक्वल। लेकिन मान लो A11 F21 प्लस A12 F22 प्लस A13 F23 करोगे तो उसकी वैल्यू तो जीरो होती है। कहने का मतलब मैं क्या बोल रहा हूं कि किसी भी रो के एलिमेंट्स को उसी के कोफैक्टर्स के उसी रो के एलिमेंट्स के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं तो आंसर जीरो, वो आंसर डेल होता है। लेकिन अगर किसी रो के एलिमेंट्स को किसी दूसरे रो के एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं तो उसका आंसर जीरो होता है, ये तुम लोग जानते हो। तो यहां क्या होगा, देखो सीधी सी बात है, जहां फ्लो बैठ रहा है वहां तो आंसर डेल, और जहां फ्लो बिगड़ रहा है वो आंसर जीरो। जैसे A1 प्लस B1 प्लस C1 तो ये तो डेल, A2 प्लस B2 प्लस C2 ये भी डेल, A3 प्लस B3 प्लस C3 ये भी डेल, और बाकी सारे जीरो। A1 A2 प्लस B1 प्लस C1 ये जीरो। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, देखो A1 B1 C1, तो A1 B1 C1 ये जो एलिमेंट है, देखो ध्यान से देखोगे तो A1 का ही कोफैक्टर A1 है, B1 का ही कोफैक्टर B1 और C1 का ही कोफैक्टर C1 है। मतलब इस फर्स्ट रो के एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई किया है उसी के कोफैक्टर्स के साथ और उसका एडिशन किया है तो आंसर डेल आता है, ये अपन जानते हैं। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ A1 तो है एलिमेंट ये, और ये A2 क्या है बेटा, A2 है ये जो कैपिटल A2 है वो क्या है, इस वाली का कोफैक्टर है। मतलब एलिमेंट तो ले रहे हो इसके, कोफैक्टर ले रहे हो इसके, तभी तो A1 A2 B1 B2 C1 C2, मतलब रो ये ले ली, कोफैक्टर इसके ले लिए, तो आंसर जीरो। ऐसे देखो यहां रो तो ये ले ली A1, कोफैक्टर ले लिया इस A3 का, ये A3, B1 B3 का कोफैक्टर ले लिया B3, और C1 C3 का कोफैक्टर ले लिया C3, मतलब एलिमेंट इसके लिए और कोफैक्टर इसके लिए, तो इसका भी आंसर जीरो। और सेम ऐसे ही आगे हो जाएगा। तो क्या होगा, देखो A1 प्लस B1 प्लस C1 ये तो डेल के इक्वल। उसके बाद A1 A2 प्लस B1 प्लस C1 ये जीरो, ऐसे जीरो, फिर जीरो, फिर A2 प्लस B2 प्लस C2 डेल, जीरो A3 प्लस B3 प्लस C3 किसके इक्वल, डेल के इक्वल। तो इसका आंसर क्या होगा, डेल इंटू डेल डैश। अरे एक तरह से ट्राइंगुलर डिटर्मिनेंट के फॉर्म में ले सकते हैं, मतलब इन तीनों का मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, डायगोनल्स का मल्टीप्लाई। या फिर क्या करो, इस डेल को लिया और डेल क्या लोगे, एक्सपेंड करोगे तो ये कैंसिल, क्या बचेगा, डेल इंटू डेल का मतलब डेल स्क्वायर माइनस जीरो। अब क्या होगा, देखो डेल से डेल गया तो क्या बचा, डेल डैश इक्वल टू डेल स्क्वायर। प्रूफ क्या करना था, ध्यान देना, डेल स्क्वायर इक्वल टू A1 B1 C1 A2 B2 C2। तो देखो डेल स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, डेल डैश, और डेल डैश किसको माना था अपन ने, डेल डैश माना था A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 को, और यही अपने को प्रूफ करना था। डेल तो दिया हुआ था ना, लेकिन डेल डैश अपन ने अपनी मर्जी से माना था, इसलिए इसको हटा के ये लिख दिया, और यही अपने को क्या करना था, प्रूफ करना था। देखो क्वेश्चन के लिए ध्यान रखना, यूनिक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। लास्ट के जो दोनों क्वेश्चन है बहुत अच्छे क्वेश्चन है, एग्जाम में आए हुए हैं और आने की संभावना भी है।
कैसे किया था अपन ने यार, देखो सबसे पहले तो जो डिटर्मिनेट एक तो डेल डैश के इक्वल मान ली, किसको, कोफैक्टर्स के डिटर्मिनेट को, ये डेल डैश के इक्वल मान लिया, और उसके बाद डेल को डेल डैश से मल्टीप्लाई किया, और कैसे किया, रो इंटू रो करके, रो को रो से मल्टीप्लाई करके, और इस तरीके से करोगे तो अपना आंसर आ जाएगा। फिर तो तुम्हारे को कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, बस ध्यान रखना है फ्लो और बिना फ्लो का, फ्लो बैठा तो डेल, फ्लो नहीं बैठा तो जीरो। तो इस तरीके से अपनी एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है ना। तुम लोगों को समझ में आ गई होगी, अगर नहीं आई तो एक बार वापस से देखना, समझ में आ जाएगी। फिर भी कोई दिक्कत हो तो मेरे को बता देना, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।